राज्यसभा ने गुरुवार को विमेन्स रिजर्वेशन बिल पारित कर दिया। दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन पॉलिटिक्स। ऐसा माना जा रहा है कि ये बिल भारतीय राजनीति की दिशा और होपफुली उसकी दशा को बदल देगा। तो क्या है ये बिल, कैसे दिया जाएगा संसद और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं को आरक्षण, इसके इंप्लीमेंटेशन की क्या प्रोसीजर होगी, जानेंगे ये सब कुछ आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। गुरुवार रात कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023, जिसे सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया है, उसे राज्यसभा ने यूनैनिमसली या सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अपर हाउस में इसके सपोर्ट में 214 वोट्स आए और किसी ने भी इस बिल के खिलाफ वोट नहीं किया। ये बिल एक दिन पहले वेंसडे को लोकसभा में 454:2 या 454:2 वोट शेयर के साथ पास हो चुका था। इस बिल के तहत लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही स्टेट असेंबलीज में महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसे इंडिया की डेमोक्रेटिक जर्नी में एक डिफाइनिंग मोमेंट बताया। साथ ही उन्होंने सभी सांसदों को उनके सर्वसम्मत समर्थन के लिए आभार भी दिया। इसके पहले बहस के दौरान कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरक्षण लागू करने की समय सीमा और क्या इसमें ओबीसी आरक्षण शामिल किया जाएगा, इस पर सवाल किए। साथ ही डीएमके लीडर कनिमोझी ने कहा कि यह विधेयक आरक्षण से परे है। शी सेड इट्स एन एक्ट ऑफ रिमूविंग बायस एंड इनजस्टिस। The argument that men can also ensure justice to women has been weakened. Underrepresentation and discrimination stare us in the face. Politics of tokenism must now evolve into politics of ideas. So please stop this tokenism. And this bill is called Nari Shakti Vandan Bill. Stop saluting us. We do not want to be saluted. We do not want to be put on pedestals. We do not want to be worshipped. We do not want to be called mothers. We don't want to be your sisters, your wives. We want to be respected as equals. Let us get down from the pedestal and walk as equals. अब एक नजर डालते हैं इस बिल के प्राइमरी एस्पेक्ट्स पर। ये लेजिस्लेशन 3 जनरल, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज की महिलाओं को अपर हाउस, लोअर हाउस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1/3 सीट्स पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन नई सेंसस और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ही हो सकेगा, ताकि जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को डिफाइन किया जा सके और ये भी डिटरमाइन किया जा सके कि किन सीट्स पर रिजर्वेशन देने की जरूरत है। इंडिया में लास्ट डीलिमिटेशन या परिसीमन एक्सरसाइज 1976 में हुई थी और प्रेजेंट डे बाउंड्रीज 2001 सेंसस के फिगर्स के बेसिस पर ड्रॉ की गई हैं। शुरुआत में डीलिमिटेशन पर 2001 तक रोक लगाई गई थी, फिर 2001 में संविधान को संशोधित करके इस बैन को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया था। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 2024 के जनरल इलेक्शन के तुरंत बाद सेंसस और डीलिमिटेशन किया जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम अब भी अज्ञात है। अगर आप डीलिमिटेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट theprocessor.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। 2021 में होने वाली जनगणना में देरी के लिए सरकार ने कोविड-19 पैंडेमिक को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन स्पेसिफिक्स अब भी पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। इंडियन पॉलिटिक्स और कल्चर में इस बिल ने काफी लंबी यात्रा तय की है। महिला आरक्षण विधेयक की यात्रा अर्ली 1990s से शुरू होती है, जब भारत ने पहली बार महिलाओं के लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की दिशा में कदम उठाया था। 1992 में अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व की गई थी। 1996 के बाद विधेयकों में लोकसभा और राज्यसभा, इसके साथ साथ विधानसभाओं में भी, राज्य की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग उठी थी। However, the bill met with plenty of opposition and a lack of political consensus stopped the bill from coming into fruition.
तो अब फाइनली विमेंस रिजर्वेशन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। तो अब ये देखते हैं कि क्यों ये बिल भारत के इतिहास में एक माइलस्टोन है। तो एक नज़र डालते हैं इसके सिग्निफिकेंस पर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यह जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। हिस्टोरिकली इंडियन पॉलिटिक्स में विमेन रिप्रेजेंटेशन हैज़ बिन मिनिमल। इसके कारण जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और बायस भी काफ़ी प्रेवलेंट है। ये लेजिस्लेशन महिलाओं का ज़्यादा बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हुए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेने की अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा, ये महिलाओं को सशक्त बनाता है, उन्हें पॉलिटिकल स्पेस में इक्वल एक्सेस फैसिलिटेट करेगा। ये बिल ट्रेडिशनल बैरियर्स और प्रेजुडिस को तोड़ने का काम भी कर सकता है। इससे जैसे जैसे और भी महिलाएं पॉलिटिक्स में एंटर करती हैं और एक्सपीरियंस गेन करती हैं, उनकी लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होंगी, जिससे वो खासकर उन नीतियों को प्रभावित कर सकेंगी जो सीधे तौर पर महिलाओं और उनकी जिंदगियों से जुड़ी हुई हैं। एंड लास्टली, दिस ब्रिंग्स इन डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। पॉलिटिक्स में विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से यह इंश्योर हो सकेगा कि आइडियली बहुत से मुद्दों पर, खासकर जेंडर स्पेसिफिक या जेंडर सेंसिटिव मुद्दों पर, एक ब्रॉडर और डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिल सकेगा, जिससे पॉलिटिक्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो सकती है। यही नहीं, इससे पॉलिसीज़ पर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ साथ विमेन पॉलिटिशियंस कैन ऑल्सो चैलेंज पेट्रियार्की ऑन वेरिड इशूज़, जो कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की दिशा में सही कदम हो सकता है। विमेंस रिप्रेजेंटेशन बिल का पारित होना भारतीय राजनीति और समाज में जेंडर इक्वालिटी के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, ये देखना ज़रूरी होगा। जिस तरह पंचायत और नगर पालिका में आरक्षण के बाद प्रधान पति और पार्षद पतियों की खबरें आने लगी, उम्मीद है केंद्र और राज्य में यह स्थिति नहीं होगी और महिलाएं सशक्त रूप से राजनीतिक बहसों और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकेंगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका महिला आरक्षण बिल के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।